दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही है एम इस्माइल की बुक कॉल ऑफ द टाइगर। कहानी के पिछले पार्ट्स प्लेलिस्ट में है। हमारी जो कहानी चल रही है द मैन ईटिंग टाइगर ऑफ पीपल झोपा, उसमें टाइगर ने जो फिफ्थ किल किया था उसके आगे की स्टोरी सुनते हैं। अब जो उस टाइगर ने अपना पांचवा और आखिरी शिकार किया था वो भी किया था पीपल झोपा गांव में ही, और ये किया था उसने 19 दिसंबर को। अब जो पिछला शिकार टाइगर ने किया था उसके 16 दिन के बाद ये शिकार किया था, और ये शिकार किया था मेरे वहां पहुंचने के 4 दिन पहले। अब गांव के पास जो जंगल था उससे करीब 100 गज की दूरी पर एक खेत ऐसा था जो कि बंजर था। उसमें खेती बाड़ी की नहीं जाती थी और उसमें उगी हुई थी दूब, यानी दूब घास। अब वहीं पर एक झाड़ियां थी जिसमें कि अरंडी के पेड़ लगे थे और बेर की झाड़ियां थी। गांव की बकरियां उन बेर की झाड़ियों को खाने का शौक रखती थी और गांव के बच्चे भी बेर खाने आते थे। बकरियों को भगाते थे कि कहीं बकरियां उनके पसंदीदा बेर ना खा जाए। आज सुबह उन झाड़ियों के पास में ना तो बकरियां आई थी और ना ही आए थे बच्चे। एक बूढ़ी महिला वहां बैठ के अपनी खुरपी से दूब की घास उखाड़ रही थी। अब जब दूब की घास खुरपी से निकल आती थी तो वो उसे पटक पटक के उसकी जड़ों से मिट्टी हटा देती थी, और जो साफ घास निकल आती थी उसे रख लेती थी अपनी टोकरी में। और वो महिला ऐसा करती थी अपनी गाय के लिए, क्योंकि उसकी गाय को वो दूब की घास बहुत पसंद थी। उससे 5 या 6 कदम की दूरी पर उसकी पोती, यानी कि ग्रैंड डॉटर, बैठ के मिट्टी के खिलौनों से खेल रही थी। अब वो अपनी एक छोटी सी गाड़ी में मिट्टी का मोर बना के उसे सैर करा रही थी। लेकिन तभी ये उसका जो आनंद था भय के माहौल में बदल गया। अब उस महिला की जो पहली चीख थी उसने ध्यान खींचा उन लोगों का जो लोग अपने खेतों में काम कर रहे थे। उस जगह से 50-60 गज की दूरी पर उन लोगों ने जब चीख की दिशा में देखा तो जो सामने दृश्य था उसे देख के वो डर के मारे जहां खड़े थे वहीं खड़े रह गए, और उनके मुंह से कोई आवाज भी नहीं निकल पाई, क्योंकि वो महिला उल्टी पड़ी हुई थी। उसके ऊपर खड़ा हुआ था टाइगर। वो महिला मदद के लिए जोर जोर से चिल्ला रही थी और टाइगर के पेट में अपनी लातें मार रही थी। थोड़ी देर तो टाइगर ने उन आदमियों की तरफ देखा जो कि इस तरफ देख रहे थे। उसके बाद टाइगर ने अपना बड़ा सा मुंह खोला और शायद महिला के सिर को ही पकड़ लिया। जैसे ही उसने सिर को पकड़ा महिला की चीखें अचानक से रुक गई। अब टाइगर ने उस महिला को उसकी कमर से उठाया और छलांगे मारता हुआ जंगल की तरफ चला गया। अब कुछ सेकंड्स के लिए तो वो आदमी मूर्ति बन गए थे। वो आदमी थे करीब करीब 8 या 9। उनसे हिला भी नहीं जा रहा था, कुछ बोला भी नहीं जा रहा था। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि करें तो क्या करें, और वैसे भी वो आदमी कर भी क्या सकते थे। जब उनके अंदर बोलने की थोड़ी सी हिम्मत आई तो उन्होंने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। अब उसमें से 4 आदमी जो थोड़े हिम्मत वाले थे और उनके हाथ में खोदने वाला सामान था, वो भागे उस बच्ची को बचाने के लिए जो अपने मिट्टी के खिलौने अपने हाथ में दबा के सीने से लगाए स्तब्ध खड़ी थी, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही उसकी नानी वहां बैठी थी, अब वो गायब थी। वो लड़की जरा भी नहीं रोई। उसकी आंखें खुली की खुली थी, बिना हिले डुले स्तब्ध थी। जब वो 4 आदमी वहां पहुंचे, उसे गोदी में उठाया, तब भी वो लड़की कुछ भी नहीं बोल रही थी। उन 4 आदमियों ने डरते डरते जंगल की तरफ झांकने की कोशिश की कि वो टाइगर कहाँ है, उस महिला को कहाँ ले गया है, क्योंकि उन्हें अभी भी शक था कि हो सकता है टाइगर झाड़ियों के अंदर खड़ा होके उन्हें ही देख रहा हो। उन्हें टाइगर की झलक नजर आई। वो छलांगे मारता हुआ उस महिला को लेके घने जंगल की तरफ जा रहा था। उसने उस महिला को खिलौने की तरह उठाया था। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि उसने
कोई भारी सामान उठाया है। वो अपनी बिल्ली की तरह की चाल को आराम से चलता हुआ जा रहा था। उस महिला के पैर और हाथ दोनों तरफ लटके हुए थे और वो ग्राउंड को टच नहीं कर रहे थे। कुछ ही सेकंड बाद वो टाइगर और महिला जंगल के अंदर गुम हो गए। अब जब उन 9 आदमियों के चिल्लाने की आवाज सुनी थी तो आसपास के खेतों में जो महिलाएं काम कर रही थीं, उन्होंने अपने बच्चों को गोदी में उठाया, अपने घर की तरफ भागी सुरक्षा के लिए। महिलाएं घरों में बंद हो गई, पुरुष अपनी कुल्हाड़ियां और दरातियां लेके वापस घटना स्थल की तरफ भागे। अब हर घर से महिलाओं की और बच्चों के रोने की आवाज आ रही थी, क्योंकि बच्चों को भी मालूम था कि मामला क्या है, क्योंकि सब जानते थे कि यहां पर आदमखोर का आतंक है। कुछ देर के लिए गांव में कोलाहल सा मच गया, मातम भी मच गया, शोर शराबा भी मच गया। अब गांव के सारे पुरुष उस जगह पे इकट्ठा हो चुके थे जहां से उस महिला को टाइगर उठा के ले गया था। अब पग मार्क देख के उन लोगों को मालूम चला कि टाइगर झाड़ियों में छिपते छिपाते आया था। किसी भी खेत में काम कर रहे इंसान की निगाह उस पर पड़ी नहीं थी। लेकिन जब उसने उस महिला को उठा लिया था तो टाइगर को छिपने छिपाने की कोई चिंता नहीं थी। अब वो गया था खुलेआम। अब यह तय किया गया कि 2-3 आदमी पहले तो जाएंगे बीट गांव और वहां से पहली बस को पकड़ेंगे और जाएंगे खर गांव, जहां वो मिलेंगे सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस से, यानी कि एसपी से। दोस्तों, यहां पर बुक में लिखा हुआ है खर गांव, हालांकि मध्य प्रदेश में जो जिला है उसका नाम है खरगोन, क्योंकि अब तक टाइगर ने उनके गांव से 3 इंसानों का शिकार कर लिया था और 2 दूसरे इंसानों का भी शिकार किया था, गांव में नहीं, गांव से 15-20 मील की दूरी पर। अब उन लोगों को मालूम चल चुका था कि टाइगर उनके गांव पीपल झोपा के नजदीक वापस आ चुका है। आज नहीं तो कल वो जल्दी ही किसी दूसरे इंसान को अपना शिकार बनाएगा। अब भीड़ गांव के आसपास के इलाके में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जिसके पास बंदूक हो। अब जब एसपी साहब ने मुझे लेटर लिखा था यहां पर आने के लिए और सारा मामला जानने के बाद मुझे ऐसा लगा कि एसपी साहब को यह लेटर 1 महीने पहले ही लिख देना चाहिए था, क्योंकि तब शायद मैं लंबी छुट्टी अप्लाई कर सकता था। क्योंकि इन्फेंट्री स्कूल के एग्जाम नजदीक थे, इस टाइम पर छुट्टी मांगने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। और जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि मैं आया था सिर्फ 5 दिन की छुट्टी लेके, जिसमें से 2 दिन आने जाने में खत्म होने थे, बचे थे 3 दिन और मुझे मारना था आदमखोर को इन 3 दिनों के अंदर ही। अब जब गांव का मुखिया और 2 आदमी एसपी साहब से मिलने के लिए चले गए थे तो बाकी के गांव के आदमी, जो कि थे करीब करीब 30 आदमी, उन्होंने अपनी लाठियां, कुल्हाड़ियां और दरातियां ली, साथ में लिए कनस्तर और उसे बजाते हुए जंगल में साथ साथ चले ताकि उस महिला की बॉडी को रिकवर कर सके। टाइगर के पग मार्क साफ नजर आ रहे थे और थोड़ा आगे जाने के बाद खून के निशान भी साफ नजर आ रहे थे। अब उस महिला से लगातार खून बह रहा था, तो अब लोगों को समझ में आ गया था कि जब टाइगर ने चौड़ा मुंह खोला था तो उसने महिला का सिर नहीं पकड़ा था, उसने पकड़ी थी गर्दन। क्योंकि टाइगर जब गर्दन को तोड़ता है तब तक उसके दांत उसके शिकार की जुगुलर वेन या फिर कैरोटिड आर्टरी में घुस जाते हैं। क्योंकि अगर टाइगर ने महिला के सिर में दांत गड़ाए होते तो इतना ज्यादा ब्लड निकलता नहीं, और वो भी उस महिला का जिसके लंबे बाल हो। अब जब टाइगर जंगल के अंदर गया था तो घुसने के बाद उसने एक गेम ट्रैक लिया था, यानी कि वो पगडंडी जिस पर जंगली जानवर चलते थे। खून के निशान देखते हुए पीछा करना कोई मुश्किल काम नहीं था। हाँ, मुश्किल यह था कि उन्हें मालूम था कि सामने एक आदमखोर टाइगर उनका इंतजार कर रहा है। तो वो लोग जोर जोर से चिल्लाते हुए जा रहे थे, कनस्तर बजा रहे थे, तालियां बजा रहे थे। करीब 500 गज अंदर जाने के बाद उन्हें उस महिला की बॉडी मिल गई। टाइगर ने उस महिला की धोती को फाड़ दिया था और उसकी एक जांग से ज्यादातर मांस खा लिया था। बाकी का पूरा शरीर अनटच था। हाँ, गर्दन में 4 छेद बने हुए थे जो कि थे टाइगर के कैनाइन दांतों के। उस महिला का शरीर अभी भी गर्म था
और एक आदमी ने तो ये तक बोला और कसम खा के बोला कि उस महिला ने अपनी एक उंगली हिलाई थी और उसने देखा भी है। अब उस महिला के शरीर को एक कपड़े में बांध के वो लोग लेके आ गए दाह संस्कार के लिए। टाइगर ने शायद उन लोगों के चिल्लाने की आवाज सुन ली थी और उनके आने के कुछ मिनट पहले ही उसकी बॉडी से दूर चला गया था। अब यह सारा घटनाक्रम मुझे तब बताया जा रहा था जब मैं पीपल झोपा में आग के किनारे बैठा था और गांव वाले मेरे पास बैठे थे। अब मैंने जो आपको यहां पर घटनाक्रम बताया है अपनी पूरी याददाश्त के साथ बताया है और कोशिश की है कि जितना मुझे सुनाया गया था वो सारा मैं आपको बता दूं। इसमें मैंने वो इन्फॉर्मेशन भी जोड़ी है जो मुझे एसपी साहब ने बताई थी या फिर गांव तक आने जाने में भी मुझे लोगों से मालूम चली थी। कई बार मुझे घटनाएं अलग अलग टुकड़ों में बताई गई थी, उनको मैंने आपस में जोड़ा भी है। मैंने वो सारा घटनाक्रम क्रमानुसार आपको बताया है, इसमें कुछ भी काटा छाटा नहीं है। अब जब हम लोग आग के किनारे बैठे थे, मैं एक छोटे से स्टूल पे बैठा था और मेरी पीठ थी गांव की तरफ। मैंने अपनी राइफल को टिकाया हुआ था एक झोपड़ी की मिट्टी की दीवार पर। बाकी के लोग सेमी सर्किल बना के मेरी तरफ फेस करके बैठे थे। दो आदमी ऐसे थे जो कि अपनी पीठ आग की तरफ करके बैठे थे, लेकिन वो हमारी बातें सुन रहे थे। लेकिन वो लोग जंगल की तरफ देख रहे थे। चांदनी रात थी, क्योंकि मेरे सामने आग थी और मुझे ज्यादा दूर का दिख नहीं रहा था क्योंकि आग से आंखें चकाचौंध थी। अब किसी को भी इस बात की उम्मीद तो नहीं थी कि इतने सारे लोग जहां पे जमा हैं वहां पर आकर टाइगर हमला कर दे। लेकिन उस टाइगर ने पिछले जो 2 हमले किए थे वो बहुत ही बोल्ड हमले थे। अब उन हमलों में टाइगर ने किसी रूल को फॉलो नहीं किया था। अगर तो मैन ईटर टाइगर के कुछ रूल्स होते हो, कुछ उसूल होते हो। अब जरूरत से ज्यादा सावधानी आप इसे बोल सकते हैं, लेकिन फिर भी आप जानते ही हैं, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। इसलिए ओवर कॉशस होना आदमखोर टाइगर के इलाके में कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि अगर आपने लापरवाही की तो उसके बदले में एक जान तो जाएगी। रात के करीब 9 बज रहे थे। आग के किनारे बैठ के ही मैंने अपना डिनर किया और हम डिस्कस करते रहे प्लान जो मुझे एक्शन लेने थे अगले 3 दिनों में। मुझे मालूम था कि कल सुबह मुझे जल्दी उठना है और यह भी मालूम था कि उसके बाद की जो 2 रातें हैं उसमें मैं सो नहीं पाऊंगा और जो दिन भी हैं उनमें भी मुझे बहुत दूर दूर तक चलना पड़ेगा। तो मैं आज जल्दी सोना चाहता था और मैं चाहता था कि 3 दिनों की एनर्जी मैं आज ही इकट्ठा कर लूं। बाकी लोगों से मैंने कहा कि अपने अपने घर जाओ और याद रखना घरों के दरवाजे अच्छे से बंद कर लेना। और मैं भी उस झोपड़ी के अंदर चला गया जो कि मुझे अलॉट की गई थी अरंडी के पेड़ों के बीच में। अब उस झोपड़ी के अंदर अपनी कैंप कॉट में यानी फोल्डिंग बेड में मैं बैठा था। मैंने अपना पाइप सुलगा लिया था और मैं विचार मग्न था, क्या किया जाए, कैसे किया जाए, कब किया जाए। कैरोसिन लैंप की रोशनी चल रही थी। मुझे मालूम था कि मेरे पास वक्त बहुत कम है। अब प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा? अगर तो मैं इंतजार करूंगा कि अगला शिकार हो और उसके रिमेन्स पर मैं बैठूं टाइगर के इंतजार में, तो ये बात मेरे सोचने के भी बाहर थी, क्योंकि मैं अब कोई और शिकार होने नहीं देना चाहता था। मैं उसे रोकने ही तो आया था। अब पिछले 2 महीनों के अंदर टाइगर ने 5 इंसानों को मारा है। बहुत ज्यादा उससे खा भी नहीं पाया है। इसका मतलब वो टाइगर सिर्फ इंसानों पर नहीं जी रहा है, वो जंगली जानवरों का भी शिकार कर रहा है। इन 2 महीनों के अंदर इतने सारे पालतू मवेशी जंगल के आसपास चरते हैं, उसने एक भी मवेशी नहीं मारा है। यानी कि वो उन 5 भैंसों को नहीं मारेगा जो कि उसके लिए बांधी गई है। कुछ बछड़े इन दिनों में मारे गए हैं, लेकिन वो बछड़े पक्का इस टाइगर ने नहीं मारे हैं। ये काम किसी लेपर्ड का था। तो इसका मतलब वो टाइगर जीवित है, नीलगाय मार के, सांबर मार के, स्पॉटेड डियर मार के। तो ये बात तो साफ है कि उस टाइगर में कोई कमी नहीं है और वो घायल भी नहीं। अब मैं जंगल जाऊं
टाइगर के नेचुरल शिकार को ढूंढूं, उस पर बैठूं और मुझे टाइगर, वही टाइगर मिल जाए, इस बात की संभावना उतनी ही थी जितनी कि भूसे के ढेर में एक सुई को ढूंढ लेना। लेकिन यह भी है कि उस टाइगर को भले ही जंगली जानवरों का शिकार मिल रहा है, लेकिन वो मारना तो चाहता है इंसानों को ही, और बहुत ही डेस्परेट होकर मारना चाहता है, क्योंकि पिछले 2 शिकारों में तो यही लगा था। अब पिछले जो शिकार थे उनके बीच में जो गैप था वो था 26 दिन, 14 दिन, 9 दिन और 16 दिन। तो टाइगर एक निश्चित समय अंतराल पे शिकार भी नहीं कर रहा था, यानी कि वो इंसानों को तब मार रहा था जब उसे सही मौका मिल रहा था। लेकिन इतना तो तय था कि वो जल्दी ही दूसरा इंसानी शिकार करेगा, क्योंकि पिछला शिकार उसके हाथ से छीन लिया गया है, उसको वो ठीक से खा भी नहीं पाया था। तो अब वो टाइगर फ्रस्ट्रेटेड है। अभी वो टाइगर जो शिकार कर रहा है जंगली जानवरों का, उसे रात में ही कर रहा है, जैसे कि नॉर्मल टाइगर करते हैं। कई बार जब रात को उसे शिकार मिलता नहीं है, उसे बहुत ज्यादा भूख लगती है, तो वो दिन में गांव में आके या सड़कों के किनारे इंसानों को मार रहा है। जनरली जो टाइगर मैन ईटर बन जाते हैं वो धीरे धीरे जंगली जानवरों को मारने की हैबिट छोड़ देते हैं और ज्यादातर वो डिपेंड हो जाते हैं ह्यूमन किल पे। अब क्योंकि मुझे मालूम था कि रात में ये नीलगाय, जंगली सुअर हिरण मार रहा है और दिन में आके इंसान मारता है, क्योंकि रात को तो उसे इंसान मिलते नहीं, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं जंगल में बैठूंगा रात में उसके इंतजार में जब वो मारता है जंगली जानवर, और दिन में वॉक करूंगा, ताकि जब वो इंसान मारने के लिए घूम रहा हो तो मेरी उससे मुलाकात हो जाए। मुझे बताया गया था कि जो गांव के पास बड़ा नाला है उसमें काफी पानी है, और जो छोटा नाला है उसमें कई जगह पे काफी पानी है जहां पर गड्ढे हैं। तो अगर मैं पानी के गड्ढे के किनारे बैठूं तो इस बात का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि पानी के गड्ढों के किनारे बैठना तब फायदेमंद होता है जब आसपास के इलाकों से पानी खत्म हो जाता है। मालूम होता है कि अगर टाइगर को पानी पीना है तो वो इसी गड्ढे पे आएगा, लेकिन बड़े नाले में बहुत पानी है तो टाइगर कहीं भी पानी पी सकता है। अब सवाल ये उठता था कि ये जो मैन ईटर है ये टाइगर है कि एक बड़ा लेपर्ड है। लेकिन बहुत सारे लोगों ने उसे देखा था और उनका कहना था कि ये टाइगर ही है। एक मैन ईटर टाइगर दिन में अपना शिकार करता है, लेकिन अगर मैन ईटर लेपर्ड होता है तो वो रात में ही शिकार करता है, भले ही वो इंसानी शिकार क्यों ना हो। लेकिन एक बात मुझे मालूम थी कि जब लोग डरे हुए होते हैं तो वो क्या देखते हैं उन्हें खुद नहीं मालूम होता। तो जो लोगों की देखी हुई बात थी वो गलत भी हो सकती थी। अब जो टाइगर मैन ईटर बनता है और जब वो इंसानों को मार चुका होता है तो उसे लगता है कि जंगली जानवर जो कि बहुत तेजी से भागते हैं, उनकी जगह इंसान को मारना बहुत आसान है, जो कि भाग नहीं पाता, मुकाबला नहीं कर पाता। जंगली सुअर या फिर एक बड़ी भैंस हमला किए जाने पर पलटवार करते हुए टाइगर पर ही हमला कर देते हैं, तो टाइगर को उन्हें मारना मुश्किल हो जाता है। मैं इस थ्योरी पर यकीन नहीं करता कि जो लोग बोलते हैं कि जब टाइगर या लेपर्ड को एक बार इंसानी मांस का स्वाद लग जाता है या उसका खून वो चख लेता है जो कि टेस्टी होता है, नमकीन होता है, तो वो फिर इंसान को ही मारना चाहता है। और लोग ये भी बोलते हैं कि फिर वो मैन ईटर दूसरे किसी मांस से सेटिस्फाई नहीं होता। अब क्या इंसान का मांस दूसरे मांसों से ज्यादा नमकीन होता है? ये मैं कैसे बता सकता हूं, क्योंकि मैं नरभक्षी तो नहीं हूं। लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर जबकि मैं बर्मा में था और जब मैं बहुत बार पैदल चलता था नागा हिल्स में, तो मैंने कई बार बंदर खाए हैं। कहा जाता है कि बंदर इंसान के कजिन्स हैं और वो बंदर का मांस दूसरे मांस से ना तो अच्छा था ना ही खराब था। अब जो लोग इंसान के खून के नमकीन होने की बातें करते हैं वो ये बोलते हैं कि टाइगर और लेपर्ड जंगल में चट्टाने चाट के भी अपने नमक की इच्छा को पूरा करते हैं। तो वो इस बात को साबित करने की कोशिश करते हैं कि टाइगर या लेपर्ड को नमक पसंद होता है। अब जो अवैध शिकारी होते हैं कई बार उन जगहों पर डियर का इंतजार करते हैं जहां पर डियर चट्टानों पर या मिट्टी में
नमक चाटने आते हैं। टाइगर और लेपर्ड डियर का जब शिकार करते हैं तो उन्हें मालूम होता है कि वो उन्हें कहां मिलेंगे। कई बार कोई टाइगर या लेपर्ड अपनी अक्षमता की वजह से मैन ईटर बनते हैं जब उन्हें कोई घाव हो जाता है, लेकिन जब उस चोट से रिकवर कर जाते हैं तो उसके बाद वो अपनी नॉर्मल डाइट पर आ जाते हैं, यानी कि वो इंसानों को मारना बंद कर देते हैं, जानवरों को मारना कंटिन्यू कर देते हैं। टाइगर नॉक्टर्नल किलर है, यानी रात में अपना शिकार करता है और इसीलिए जब उसे पकड़ने या मारने के लिए बेट बांधी जाती है तो रात में बांधी जाती है और उसे चेक करने के लिए सुबह जाया जाता है। लेकिन जब टाइगर मैन ईटर बन जाता है तो वो दिन में अपना शिकार करता है। लेपर्ड जब मैन ईटर बनता है तो वो रात में ही शिकार करता है, क्योंकि लेपर्ड में साहस की कमी होती है। टाइगर को अपना पावर मालूम है तो वो खुलेआम दिन दहाड़े शिकार करता है मैन ईटर बनने के बाद। लेपर्ड का साइज भी छोटा होता है, कई बार इंसान उससे संघर्ष कर सकता है, इसलिए जब वो इंसान पे हमला करता है तो दिन दहाड़े नहीं करता, उसे अंधेरे का सहारा चाहिए होता है। यही वजह है कि एक आदमखोर तेंदुए को मारना ज्यादा मुश्किल है एक आदमखोर बाघ को, यानी टाइगर को मारने के कंपैरिजन में। क्योंकि लेपर्ड को जंगल का चोर बोला जाता है, वो चोर की तरह से छिपते छिपाते शातिराना तरीके से हमला करता है और शिकारी के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है उसे मारना। मैं यहां पर पाठकों या श्रोताओं को जिम कॉर्बेट की दो कहानियां, ठाक और चुका मैन ईटर के बारे में रेफरेंस देना चाहूंगा। वहां पर उन्होंने कहा था कि अगर लगातार इंसानी शिकार रात में हो रहे हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये शिकारी एक लेपर्ड है, आदमखोर तेंदुआ। लेकिन वही इंसानी शिकार अगर दिन में हो रहे हैं तो आप समझ जाइए शिकारी टाइगर है, आदमखोर बाघ। तो इसलिए मुझे इस बात में कोई शक नहीं था कि जिससे मेरा सामना हो रहा है वो एक टाइगर है, लेपर्ड नहीं है। लेकिन मेरे लिए कुछ शक की घड़ियां भी आई, कुछ मिनट, और वो मिनट बड़े ही अनकंफर्टेबल मिनट्स थे मेरी जिंदगी के। अभी जब कैरोसिन लैंप की रोशनी में अपनी कैंप कॉट पे बैठ के पाइप पीते हुए मैं ये सारी बातें सोच रहा था, तब मेरी उस झोपड़ी के काफी नजदीक एक फीमेल सांबर ने अलार्म कॉल की। कुछ सेकंड्स के बाद वो अलार्म कॉल दोबारा आई और फिर तिबारा भी आई। जहां मैं बैठा था मुश्किल से 600-700 गज की दूरी थी मुझ में और उस सांबर डियर में। वो सांबर उसी डायरेक्शन में था जहां वो 3 लड़कियां नाले में गई थी जब टाइगर ने बिहारी को मारा था। अब इस सांबर ने टाइगर को देखा है या फिर गश्त लगाते हुए किसी लेपर्ड को देखा है, अब ये बात का जवाब झोपड़ी में बैठे बैठे तो दिया नहीं जा सकता था। अब बगल की झोपड़ी से कुछ बुदबुदाने की आवाजें सुनाई दे रही थी, लेकिन धीरे धीरे वो आवाजें आनी बंद हो गई। अब कोई भी आवाज नहीं आ रही थी। गांव के दूसरे छोर से एक कुत्ता भौंका, लेकिन वो भी चुप हो गया। अब सन्नाटा था। अब जो मुझे आवाजें सुनाई दे रही थी वो झींगरों की आवाजें थी या फिर नाइट जार की चक चक की आवाज। गांव के लोग चुपचाप थे, शांत थे। उन्होंने भी सांबर की अलार्म कॉल को सुना था और वो जानते थे इसका मतलब क्या होता है। शायद वो लोग भी मेरी तरह ये सोच रहे थे कि ये टाइगर है कि एक तेंदुआ है। अब सांबर ने फिर से कॉल की और क्योंकि मेरे हाथ में केवल 3 दिन थे तो मैंने सोचा अच्छा है मौका, मार दो चौका। झोपड़ी के दूसरे कोने पर कुक गहरी नींद में सो रहा था, एक चारपाई में सो रहा था, रजाई के अंदर लिपटा हुआ था। अब झोपड़ी के बाहर जब मैंने देखा तो मुझे चांदनी रात नजर आ रही थी। लग रहा था कि चंद्रमा फुल मून नाइट यानी पूर्णिमा के 1 या 2 दिन पीछे ही है। अब मैं बाहर निकलने लगा झोपड़ी से, उसके पहले मैंने कुक को जगा दिया, बताया कि मैं बाहर जा रहा हूं, दरवाजे को अंदर से ठीक से बंद कर लेना। अब अगर मैं इंसान के चेहरे को ठीक से पढ़ पाता हूं तो मेरे कुक के चेहरे पर लिखा था कि तुम एक मूर्ख आदमी हो, लेकिन तुम्हें रोकने वाला मैं कौन होता हूं। अब मैंने अपनी राइफल ली, टॉर्च ली, झोपड़ी के बाहर निकला। दरवाजा खटाक से बंद हुआ और लोहे की सांकल बंद करने की आवाज मुझे सुनाई दी।
थोड़ी देर में दरवाजे के बाहर खड़ा रहा, अपनी आंखों को अभ्यस्त करने के लिए, क्योंकि अभी अभी मैं केरोसिन लैंप की रोशनी से निकला था। मुझे अपनी आंखों को अभ्यस्त करना था चांदनी रात में अच्छे से देखने के लिए। गांव के घरों से कोई आवाज नहीं आ रही थी। एक या दो घरों से मुझे दरवाजों के बीच से हल्की हल्की लाल रोशनी दिखाई दे रही थी, यानी घर के अंदर उन्होंने आग जलाई हुई थी। उसके अलावा किसी घर से कोई आवाज नहीं थी, किसी जिंदगी का कोई निशान नहीं था, यहां तक कि कुत्ते भी चुप थे। अब जो अरंडी के पेड़ों का झुरमुट था, वहां से मुझे वो जगह जहां उस महिला को टाइगर ने मारा था 4 दिन पहले, वो जगह मुझे साफ नजर आ रही थी। तो मैंने सोचा कि अगर मैं इस खुले इलाके में चलूंगा चांदनी रात में, तो कोई भी सरप्राइज अटैक मेरे ऊपर हो नहीं पाएगा। अब सांबर ने फिर से आवाज की, उसी जगह से आवाज की। तो मैंने अपनी टॉर्च की टेस्टिंग की, एक मिट्टी की दीवार पर उसे मार के, और उसके बाद मैं चल पड़ा उस नाले की तरफ। अब करीब 10 मिनट तक चलने के बाद मैं पहुंच गया उस नाले तक। अब जो नाले का पानी था, चंद्रमा की रोशनी में चांदी की तरह चमक रहा था, लेकिन वहां पर किसी जिंदगी के कोई निशान नहीं थे। अब जो वो मादा सांबर बोल रही थी, वो यहीं कहीं से बोल रही थी, और मुझे लग रहा था कि मैं जंगल के किनारे पर उस जगह पर पहुंच चुका हूं। अब अगर मैं 5 शिकारों या मौतों के बारे में बात करूं, तो एक बात तो कॉमन थी कि सारी की सारी मौतें भयानक मौतें थी। लेकिन अब इस वक्त मेरे सामने जो नजारा है, वहां तो शांति ही शांति छाई हुई है। मेरे पीछे 40-50 झोपड़ियों वाला एक गांव है, और वहां पर भी शांति ही शांति है। मेरे बाएं हाथ पर नाला है, जिसका पानी चांदी जैसे चमक रहा है। सामने थोड़ी सी ओपन लैंड है, उसके बाद घना जंगल है। ये सारी की सारी चीजें शानदार चांदनी में नहाई हुई हैं। हवा बहुत ठंडी थी, मेरी सांसें भी भाप बन के निकल रही थी। मुझसे 500 गज की दूरी पर शानदार जंगल था। आसमान एकदम साफ था। कुछ हल्के चमकने वाले तारे नजर नहीं आ रहे थे, क्योंकि चंद्रमा जो जोरों से चमक रहा था। अब जो जंगल की तरफ का रास्ता था, उसमें सामने 100 गज की दूरी पर मुझे एक टीला सा दिख रहा था। ये टीला 20 फीट ऊंचा था, 30 गज के आसपास चौड़ा रहा होगा। अब ऐसा लग रहा था कि सांबर इस टीले के किनारे और जंगल के किनारे में से कहीं से बोल रही है। अब मेरा भाग्य अच्छा था कि मैं उस सांबर की तरफ बढ़ सकता था, टीले की ओट लेके। अब मैं छिपते छिपाते उस टीले के नजदीक पहुंच गया और लेट गया अपने पेट के बल छिपकली की तरह से। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में इतना ही। बाकी की कहानी कंटिन्यू करेंगे अगले एपिसोड में। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।